प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 13 जुलाई को आयोजित वरिष्ठ शिक्षक परीक्षा प्रश्न पत्र पर बात करेंगे। मैं हर बार कहता हूं, जो आरपीएससी परीक्षा आयोजित करवाती है, हर बार कुछ न कुछ नयापन होता है, चाहे वो प्रश्नों को लेकर हो या अंक भार को लेकर हो। इस बार वरिष्ठ शिक्षक हिंदी के प्रश्न पत्र में जो बड़ा परिवर्तन था वो यही था कि इस बार हिंदी साहित्य इतिहास के प्रश्न बहुत कम पूछे गए। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रश्न हर बार 25-30 पूछे जाते हैं। पिछली बार वरिष्ठ शिक्षक परीक्षा में 34 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन इस बार साहित्य इतिहास के मात्र 11 प्रश्न पूछे गए। व्याकरण के प्रश्न 50 के लगभग 50-55 पूछे जाते हैं। मैंने बताया भी था 50 से 60 के बीच होंगे, तो इस बार 51 प्रश्न पूछे गए। विशेष रचनाओं के इस बार प्रश्न अधिक पूछे गए। हर बार 20 से 30 के बीच पूछे जाते, इस बार 40 के लगभग यानी 39 सवाल पूछे गए हैं। और भाषा से संबंधित 4-5 प्रश्न होते हैं, इस बार 4 प्रश्न पूछे गए। शिक्षण विधियों से संबंधित 19 प्रश्न पूछे गए हैं और काव्य शास्त्र से संबंधित भी इस बार अधिक प्रश्न पूछे। हर बार 15-20 के बीच पूछे जाते हैं, इस बार 26 प्रश्न पूछे गए। तो वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा, जिस प्रश्न पत्र पर हम बात करेंगे, वरिष्ठ शिक्षक हिंदी प्रश्न पत्र जो परीक्षा 13 जुलाई को आयोजित हुई। आपने प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से देख लिया होगा, क्योंकि परीक्षा आयोजित हुए 2 दिन हो गए। 13 जुलाई को परीक्षा थी, आज 15 जुलाई है। 2026 की परीक्षा जिस पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, अंक विभाजन हटाने के बाद में एक असमंजस की स्थिति रहती है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस बार सर्वाधिक जो प्रश्न पूछे गए थे, हम पहले उस पर बात कर लेते हैं। सर्वाधिक प्रश्न व्याकरण पे पूछे गए, 51 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद विशेष रचनाओं की बात करें तो विशेष रचनाएं, जहां से 39 प्रश्न पूछे गए हैं। और विशेष रचनाओं के बाद में तीसरे नंबर पे आपके काव्य शास्त्र है। काव्य शास्त्र से इस बार भी अच्छे प्रश्न पूछे गए, 26 प्रश्न पूछे गए हैं। और काव्य शास्त्र के बाद में आपके काव्य शास्त्र के बाद में शिक्षण विधियों से संबंधित शिक्षण विधि, शिक्षण विधियां या कौशल जो टॉपिक है, उससे संबंधित 19 प्रश्न पूछे गए हैं। और साहित्य इतिहास की अगर हम बात करें तो ध्यान देना, साहित्य इतिहास से संबंधित मात्र 11 प्रश्न पूछे गए हैं। और फिर भाषा की बात करें तो भाषा से संबंधित मात्र 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये आपके 50 और 40 90 हो गए, और ये 116 हो गए, और ये आपके हो गए 135, और ये हो गए 150 प्रश्न। अब आपने चूंकि देखा होगा, अलग अलग माध्यमों से आपने देखा होगा, कई तरह की अ, आ चुकी है, आपने मिलान भी किया होगा, तो ध्यान देना है। इस बार का प्रश्न पत्र हम न तो सरल कह सकते और न ही ज़्यादा टफ था। मेरा मानना है कि इस प्रश्न पत्र में जितने भी हिंदी के प्रश्न पत्र में 120 के लगभग किए हैं। और जो फर्स्ट पेपर जो अनिवार्य प्रश्न पत्र था सामान्य ज्ञान का, उसमें अगर आप 50 से अधिक ला रहे हैं और इसमें 120 के करीब आ रहे हैं, तो आप पॉजिटिव रहिए, आप सफल होंगे। कितनी मेरिट रहेगी, हम सारा कैलकुलेशन निकालने के बाद में एक संभावित मेरिट पर भी बाद में अलग से बात करेंगे। लेकिन अभी जो प्रश्न पत्र मैं देख रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि कुछ प्रश्न टफ जरूर थे।
व्याकरण वाले प्रश्न कुछ समझ आधारित थे और कुछ फैक्चुअल तथ्यात्मक प्रश्न भी थे। तो इस तरह से 15-20 प्रश्न ऐसे थे। 23 प्रश्न ठीक थे, जिसने भी ढंग से तैयारी की हिंदी में 120-30 के करीब कई विद्यार्थी ला रहे हैं। शर्त यह है कि आपके सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र में अगर 50 के करीब है, तो आप पॉजिटिव रहिए और आशा और उम्मीद बनाए रखिए कि परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न पत्र पर। अब यहाँ रुकने की इतनी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आपने देख लिया है, 2 दिन हो चुके हैं। हम यहाँ सीधा टू द पॉइंट चलेंगे। देखिए, हमने पिछली बार भी दिया था स्कूल व्याख्याता में, तभी टॉपिक वार दिए थे। इस बार मैंने आपको पहले बता दिया है कि इस टॉपिक से इतने सवाल पूछे गए हैं। हमने इससे पहले वरिष्ठ शिक्षक परीक्षा से कुछ दिन पहले मैंने एक संभावना व्यक्त की कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें साहित्य इतिहास में हमने उम्मीद की थी कि 25-30 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन मात्र 10-11 सवाल पूछे गए हैं। केस वही है। विशेष रचनाओं के 25-30 की संभावना थी, वहां प्रश्न 10 बढ़ गए हैं, 39 पूछे गए हैं। और काव्य शास्त्र के भी 5-7 प्रश्न इस बार अधिक पूछे गए हैं। केस वही है। अब देखिए, हम लेते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ हम साहित्य इतिहास पर बात करेंगे, फिर हम काव्य शास्त्र पर बात करेंगे, फिर हम विशेष रचनाओं पर बात करेंगे, फिर हम भाषा पर बात करेंगे और व्याकरण और शिक्षण विधि और शिक्षण कौशल पर अलग से बात करेंगे। तो यहाँ हम पहले बात करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास की। मात्र 11 प्रश्न पूछे गए हैं। निबंध संग्रह निबंधकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है, ध्यान देना है। आजकल जो आरपीसी का पैटर्न है, असंगत कथन की पहचान कीजिए। सुमेलित, असुमेलित, सुमेलित नहीं है या असुमेलित है, अर्थ एक ही, लेकिन भाषा बड़ी टेढ़ी मेढ़ी प्रश्नों की बनाई जाती है, ताकि परीक्षार्थी परीक्षा भवन में कंफ्यूज हो जाए। तो ध्यान देना था। मैंने पहले भी बताया था कि आप प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आप उसका उत्तर भी दे सकते हैं। तो ये असंगत बताना है। नया साहित्य नए प्रश्न, आचार्य नंदुलाल वाजपेयी का निबंध है। रेती के फूल विद्या निवास मिश्र का नहीं है, किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है। तो हमें इसका उत्तर मिल गया, क्योंकि यह असंगत है। इसका उत्तर होगा 2। लिखी कागज गोरे यज्ञ का है, विचार वितर्क आचार्य द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है, यहाँ 10वां इसलिए कि इस प्रश्न पत्र में जो मेरे पास था उसमें क्रम से 10वां प्रश्न, लेकिन यहाँ दूसरा प्रश्न है। लेखक के उनके द्वारा रचित उपन्यासों की दृष्टि से असंगत विकल्प। रांगे राघव सूखा पत्ता, ग्राम सेविका कंटीली, राह के फूल नहीं। ये उपन्यास जो है किसके हैं? ये उपन्यास अमरकांत के हैं। किसके हैं? अमरकांत के हैं। तो इसका उत्तर जो है, अमरकांत को जो अंत में लिखा गया है कंटीली राह के फूल, इस पर उनको साहित्य अकादमी भी मिला है। तो यह ठीक नहीं है। इस ठीक है, विष्णु प्रभाकर के उपन्यास है, नागर जी के ये हैं और अमृत राय के ये उपन्यास हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के नामकरण कर्ता एवं नाम के विषय में बेमेल विकल्प है। मिस्र बंधु चारण काल बिल्कुल नहीं कहते, मिस्र बंधु प्रारंभिक काल कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा 1। बाकी सारे सही है। सिद्ध सामंत काल हर बार आता है, किसी भी एंगल से किसी भी रूप में पूछा जाए, लेकिन पूछा जरूर जाता है। जिंदगी जो कहानी बड़ी चर्चित कहानी है, अमरकांत की कहानी है। तो ये प्रश्न सीधा सरल था। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से बेमेल है। कुमारनासो दलपति विजय, विशल देवरासो नरपति नाल, आलाखंड जगने, बेली कृष्ण रुक्मणी, सूर्यमल मिश्रण नहीं है। कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ है। पृथ्वीराज राठौड़ की यह रचना है और पूछा है बेमेल। तो इसका उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न है, आसगु कवि की रचना का नाम है। बिल्कुल सरल सवाल है। आसगु कवि की रचना चंदन वाला रास, जो करुण रस प्रदान जैन काव्य में पढ़ी जाती है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से मिलान करना है। देखिए, रतन हजारा किसकी रचना है? रतन हजारा रस निधि की है। विनय शतक किसका है? विनय शतक तोष निधि का है। अंग दर्पण बड़ी चर्चित रचना रसलीन की है। नवरस तरंग बैनी प्रवीण का है। तो ये आपको किस में मिलेगा? नंबर 1 विकल्प में मिलेगा। इसका उत्तर होगा 1। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार के अनुसार सम्मिलित कीजिए। देखिए, इसमें भी मिलान वाला है। लहर प्रसाद की रचना है।
ग्रंथि सुमित्रानंदन पंत की है, गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निहार महादेवी वर्मा का इसका मिलान करना है। तो इसका उत्तर भी क्या होगा? एक होगा। और अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। साहित्य इतिहास के जो भी प्रश्न पूछे गए बड़े सरल पूछे गए हैं, पूछे कम है और वे भी सरल पूछे गए। तुलसीदास की पंक्ति है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? ये सारी गिरिजा कुमार माथुर की इत्तिलम की रचना है। प्रारंभिक जो रचनाएं हैं अज्ञे की, वो रचना है, इसमें छायावादी दर्शन होते हैं, तो इत्तिलम इनकी नहीं है। यदि गद्य कवियों या लेखों की कसौटी है तो निम्बंद गद्य की कसौटी, ये कोटेशन है। ठीक है, तो इसका सीधा उत्तर है 138 का 3 होगा, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। फिर है काव्य शास्त्र से संबंधित 26 प्रश्न पूछे गए हैं, देख लेना कैसे प्रश्न है। स्वत्व को प्राप्त होने वाले मुख्य भाव कहलाते हैं। स्वत रसत्व को प्राप्त होने वाले, ध्यान देना, रसत्व को प्राप्त होने वाले मुख्य भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। प्रत्येक रस का अलग अलग स्थायी भाव होता है। अखिल भुवन चर अचर हरि, जग हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गद वचन, गद गद वचन विकसित दृग पुल खातु। अद्भुत रसयुक्त इस छंद में दोषपूर्ण विकल्प है। अनुभाव अद्भुत रस का बिल्कुल रोमांच है। आश्रय यशोदा है। उद्दीपन कृष्ण का मुख है, कृष्ण के मुख को देखकर आश्रय में हो रहा है, यशोदा में। और संचारी भाव यहाँ यह ठीक नहीं है। संचारी भाव यहाँ त्रास नहीं होगा, संचारी भाव हर्ष और ये होंगे, तो यहाँ यह विकल्प जो है दोषपूर्ण है। अगला है, के हो करता कायरा वाढ़ा चाबुक वैण, वीर सत्सी की इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। ध्यान देना है के यहाँ मिलन हो रहा है, व का यहाँ हो रहा है, तो इसमें कौन सा? वैण सगाई या वैण सगाई राजस्थानी का लोकप्रिय अलंकार है और वीर सत्सी की ये पंक्तियां हैं। ओस बिंदु चुग रही हंसीनी मोती उसको जान, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ध्यान देना, उपमेय उपमान का जहाँ संबंध होता है, जहाँ उपमेय ब्रह्मबस उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता, तो यहाँ उत्तर होगा 4। कट कटे बरकट बिकट भट्ट बहु कोटि कोटिन धावे, पंक्ति में निहित गुण है। ध्यान देना, जहां मूर्धन्य जो वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां ओज गुण होता है, तो इसका उत्तर होगा 4। अगला है, जब वाक्य में शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित हो तो निम्न में से कौन सा काव्य दोष होता है? ध्यान देना, वाक्य में शब्दों का सही क्रम नहीं हो तो अक्रमत्व दोष होता है। कौन सा? अक्रमत्व, यानी पदक्रम सही नहीं हो। जब शास्त्र विशेष का पारिभाषिक शब्द सामान्य प्रयोग में लाया जाए तो वहां कौन सा दोष होता है? अप्रतीत दोष होता है। और जहां लोक प्रचलित या लोक व्यवहार के विपरीत क्रम होता है तो वहां दुष्क्रमत्व अर्थ होता है। तो यहाँ आपके काव्य दोष से संबंधित सवाल सीधे सीधे हैं। अगला है, छंदों में रचना में कुछ परिस्थितियों में मात्रा गणना करते समय लघु वर्ण गुरु हो जाता है तथा उसकी 2 मात्राएं गिनी जाती है, निम्न में से उन परिस्थितियों में शामिल नहीं। अनुनासिक से युक्त होने पर, बिल्कुल अनुनासिक से युक्त होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये शामिल नहीं है। अन्यथा विसर्ग में अनुस्वार में लघु गुरु होता है, संयुक्ताक्षर से पूर्व भी बलागत होने पर लघु गुरु होता है। ये सारा कुछ आपको करवाया गया है, यानी जो कक्षा में करवाया गया है। हालांकि साहित्य इतिहास को थोड़ा समय ज्यादा दिया था हमने, और साहित्य इतिहास से प्रश्न कम आए हैं, पर आए वही है जो हमने पढ़ाए थे आपको। शेष व्याकरण में, शिक्षण विधियों में, काव्य शास्त्र में और विशेष रचनाओं में जैसे आपको करवाया गया था, हूबहू पंक्तियां वो की वो पूछी गई है, उदाहरण भी वही के वही आए हैं। फिर है, मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में सादृश्य संबंध होने पर कौन सी सब शक्ति होती है? मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ में सादृश्य संबंध होने पर ध्यान देना, सादृश्य के अतिरिक्त होने पर शुद्धा लक्षणा होती है, सादृश्य संबंध होने पर गौणी लक्षणा सब शक्ति होती है। अगला, पर क्या न विश्वोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता में काव्य दोषी आपको लिखवाया गया है, जो सुनने में बड़े कटु लगे तो यहाँ श्रुति कटु तो दोष होगा। फिर कारण के न होने पर भी कार्य का होना वर्णित, तो वहां अलंकार होता है। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति विभावना अलंकार होता है। सीधा सा प्रश्न पूछा है। देखिए, काव्य शास्त्र के प्रश्न एकदम सीधे, 1-2 उदाहरण थोड़े से टेढ़े, वो भी थोड़ा समझ के उत्तर दे तो वो भी उत्तर दे सकते हैं आप।
ये चपला चमके नहीं चमके रिपु करवाल, ये मतवारे गज निकर, ये नहीं जलद रसाल पंक्ति में निहित अलंकार है। ध्यान देना, ये चपला चमके नहीं चमके रिपु करवाल, जहां निषेध करके अन्य की स्थापना की जाती है तो वहां अपनुंती अलंकार होता है, तो इसके अंदर उत्तर होगा 3। अगला है, यदि किसी काव्य पद में विषम चरण में 11 और सम चरण में 13 मात्राओं तथा विषम चरणों की तुक मिल रही तो कौन सा छंद होगा? ध्यान देना, 11-13 पर यतिका होती है, सोरठा में 13-11 का उल्टा है, यानी दोहा का उल्टा है, तो उत्तर होगा 3 सोरठा। परबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आपू तबाई, ये पंक्तियां लिखाई हुई है, ठीक है ना। इसमें जब एक चरण में 16 मात्राएं होती है, अंत में 2 गुरु होते हैं, तो वहां चौपाई होती है। और द्रुत विलंबित में भी ऐसी ही स्थिति होती है, 12 वर्ण होते हैं, मात्राएं उतनी होती है, लेकिन ध्यान देना है नब भर होता, वहां एक नग्गण 2 भग्गण 1 रग्गण होता, अंत में रग्गण को अगर हम लें तो क्या होगा? गुरु लघु गुरु होगा, लेकिन यहाँ अंत में 2 गुरु है, तो इसमें कौन सी चौपाई होगी? कौन सा छंद होगा? चौपाई छंद होगा। अगला, जिस शक्ति के द्वारा शब्द के संकेतित अर्थ अर्थात कोषगत अर्थ का ज्ञान हो, यानी सीधा अर्थ निकले, तो वहां अभिधा शब्द शक्ति होती है। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करते नैनन ही सुबात। बिहारी की नायिका नायक से भरे हुए भवन में बात करती है, तो इसमें सीधा सा है कौन सा? संयोग श्रृंगार होगा, क्योंकि नायक नायिका का सामीप्य है। अगला है, वह जीते सर मैन के ऐसे देखे मैन, हरिनी के नैनान ते हरि नी के यह नैन। तो यहाँ जो हरिनी और हरि आया है 2 बार, तो सीधा सा इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक होगा, क्योंकि अलग अलग अर्थ है। हरि का अर्थ यहाँ कृष्ण है, यहाँ अर्थ हरिण है, तो यहाँ उत्तर होगा 4। आचार्य विश्वनाथ की रस संबंधी मान्यताओं के अनुरूप नहीं है। रस चमत्कार प्राण है नहीं, रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, तो इसका उत्तर होगा 1। अगला है, निम्नलिखित में से संचारी भाव नहीं है। क्रीड़ा अविथा विबोध वितर्क धृति अमर से स्तंभ नहीं है, तो इसका उत्तर होगा स्तंभ कंप, उत्तर होगा 4। कुंडलिया छंद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? यह छंद 6 चरणों का छंद है, बिल्कुल है। प्रारंभ के 2 चरण दोहा तथा बाद में 2 चरण डोला के कुंदोरो दोहा रोला के योग से बनता है। दोहा रोला के योग से छंद बनता है, ठीक है, ये भी ठीक है। दोहा का प्रथम चरण डोला के प्रारंभ में आता नहीं, दोहा का अंतिम चरण डोला के प्रारंभ में आता है, तो यह कथन जो है क्या है? असंगत है, इसका उत्तर होगा 4। अगला, शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ का ज्ञान हो, कौन सी शब्द शक्ति होती है? यानी मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ के बाद भी कोई अर्थ निकले तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। मंदिर अर्ध अवधि हरि बदी गए, हरि आहार चली जात, इस पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? ध्यान देना, जहां अर्थ लगाने में बड़ी कठिनाई हो। 15 दिवस का कहकर गए थे हरि, और महीनों बीत गए नहीं आए हैं, तो इसको अर्थ लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो यहाँ क्लिष्टत्व काव्य दोष होगा। देखिए, काव्य दोष के हर काव्य दोष पे ऊपर प्रश्न पूछा गया है। फिर निम्नलिखित में से छंद के विषय में असंगत कथन। दोहा एक अर्थ से मात्रिक छंद है, ठीक है। चौपाई के चरणार्थ में गुरु लघु न हो, ठीक है, क्योंकि 2 गुरु होते हैं या 2 लघु। द्रुत विलंबित एक मात्रिक छंद नहीं, मात्रिक छंद नहीं, द्रुत विलंबित क्या है? एक वर्णिक छंद है, द्रुत विलंबित वर्णिक छंद है। संधि अलंकार के संबंध में असंगत कथन, यह सादर से गर्भ अभेद प्रदान आरोप मूलक अलंकार होता है नहीं, आरोप इसमें किसी तरह का होता ही नहीं है, तो यह कथन क्या है? असंगत है। अगला है, माधुर्य गुण की अभिव्यक्ति मुख्यतः जिन रसों में होती है उनमें निम्न में से शामिल नहीं है। देखिए, माधुर्य गुण किसमें होता है? ये सारे बिंदु आपको लिखाए हुए हैं। माधुर्य गुण किसमें होता है? श्रृंगार शांत करुण रस में होता है, तो इसमें उत्तर होगा 1 अद्भुत। ग्राम्य तो काव्य दोष का उदाहरण है, विश्व में मिलते नहीं वीर भीम सम्मान के ना, ये सही नहीं है, ये क्रम सही नहीं है, ग्राम्य तो नहीं है। असुरों के सम्राट इंद्र ने ऋषि मुनियों को किया प्रणाम, ये भी ठीक नहीं है, इसका क्रम ठीक नहीं है। मूंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल, यह आपको मैंने एग्जाम्पल तक लिखाया हुआ है, ध्यान देना। जो भरोसा करते हैं कक्षा पर, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर जो कक्षा में दिया जाता है उसको अगर आपने 5-7 बार मनोयोग से अगर आपने अध्ययन कर लिया है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत सिलेक्शन होने से रोक नहीं सकती। लेकिन सर दिक्कत ये है कि आप कक्षा में बैठते हैं लेकिन हाथ पांव इधर उधर मारते हैं, तो वो ठीक नहीं है।
जब तक आप में आप मन वचन कर्म से ध्यान से मनोयोग से आप समर्पित होकर के विश्वास के साथ तैयारी नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। आगे हैं विशेष रचनाओं से संबंधित, ध्यान देना। विशेष रचनाओं से संबंधित 39 सवाल पूछे गए हैं। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में, बाकी 25-30 सवाल तक आने की संभावना थी, लेकिन उससे भी ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए, जदुपति लख्यो तेहि मुस्कात, कहत हम मन रही जोई सोई भई यह बात, वचन प्रगट करण लागे प्रेम कथा चलाए, ऊपर लिखित अंश की दोषपूर्ण व्याख्या है। उद्धव से कृष्ण का संवाद बिल्कुल है ही। जदुपति लख्यो तेहि मुस्कात, कृष्ण की मुस्कान का वर्णन नहीं। जदुपति लख्यो तेहि मुस्कात, यानी मुस्कान किसकी है? उद्धव की है। और कृष्ण ने देखा उद्धव को मुस्कुराते हुए, और कृष्ण समझ गए कि उद्धव कितने पानी में। तो इसका उत्तर क्या होगा? यह जो है दोषपूर्ण है। कृष्ण की मुस्कान का वर्णन नहीं है, उद्धव की मुस्कान है। प्रेम कथा का संदर्भ है ही, हम कहा से कृष्ण है, बिल्कुल ठीक है। अगला है, उसका चरित्र एक प्रेषी और प्रेरणा का ही नहीं, भूमि में रोपित उस स्थिर आस्था का भी है, जो ऊपर से झुलसकर भी अपने मूल में विरोपित नहीं होती। आषाढ़ के एक दिन नाटक की इन पंक्तियों में किस चरित्र की ओर संकेत है? तो ध्यान देना है, यह किसका चरित्र है? यह मल्लिका का चरित्र है। निपट बंकट छवि नैना अटके, मीरा के इस पद में बंकट छवि द्वारा श्री कृष्ण के किस रूप का वर्णन किया गया है? बंकट छवि का मतलब त्रिभंगी रूप उनका है। अगला है, परबती परबती मैं फिरिया नैन गंवाए रोई, सो बूटी पाऊने जाते जीवनी हुई। इस साखे की त्रुटिपूर्ण व्याख्या वाला विकल्प है। प्रीतम की खोज, बिल्कुल प्रीतम की खोज हो रही है। जीवनदायिनी औस्तिनी का संधान है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रो रो कर अवसर गंवाना नहीं, रो रो कर आंखों की रोशनी गंवाने की बात यहाँ की गई, अवसर की नहीं। फिर पूरे सो परचा बया सब दुख मेलिया दूरी, कबीर की इस पंक्ति में परचा शब्द से क्या तात्पर्य है? सीधा सा परचा से तात्पर्य कबीर का परिचय से लिया गया है। अगला, सोडस कंवल जब चेतिया तब मिली गए श्री बनवारी रे, कबीर सोडस कंवल के माध्यम से किस चक्र का संकेत कर रहे हैं? कबीर यहाँ विशुद्ध चक्र का संकेत कर रहे हैं। फिर है, कौतुक ही कैलाश पुनि लीन्हे सी, जाई उठाई। इस पंक्ति में तुलसीदास ने किसके द्वारा कैलाश को उठाने का उल्लेख किया है? ध्यान देना, उसके मन में होता है एक कुतूहलता है, कौतूहल है। किसके मन में? रावण के मन में। तो ये रावण द्वारा, इस बार बालकांड के प्रश्न भी बड़े सीधे सरल पूछे गए हैं। फिर गोदान उपन्यास में नवयुग की साक्षात प्रतिमा किस पात्र को कहा गया है? नवयुग की साक्षात प्रतिमा मालती को कहा गया है। अगला सवाल है, आषाढ़ के एक दिन नाटक के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। इस नाटक की प्रत्यक्ष विषय वस्तु कवि कालिदास के जीवन से संबंधित है, बिल्कुल है। मल्लिका के लिए कालिदास उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के जीवन में सात एकाकार सुदूर सोपन की बात, ये बिल्कुल है। नाट्य रूप की दृष्टि से यह नाटक सुगठित आदर्शवादी नाटक है, यह नाटक आदर्शवादी नाटक नहीं है। इसका उत्तर होगा 3। अगला, मनु भंडारी की कहानी यही सच है के विषय में असंगत विकल्प है। नारी मन के द्वंद का चित्रण है, बिल्कुल नारी मन के द्वंद का चित्रण है। पारंपरिक सपाट प्रेम का चित्रण है, नहीं। इसमें आधुनिकता भी है और पारंपरिक, दोनों का मिला जुला रूप है। परंपरा आधुनिकता की टकराट है, बिल्कुल है। तो इसका उत्तर होगा 2। अगला है, तने कजल चख झक लगन उपजो सुदीन सनेहु, बेनु नृपति भोगबे लही सुदेशु सबुदेहु। उक्त दोहे की व्याख्या के संबंध में असंगत विकल्प है। ज्योति संबंधी बिहारी का ज्योति संबंधी ज्ञान होता है, बिल्कुल होता है। सनेहु शब्द का सनी रूपी बालक है। लगन शब्द में श्लेष अलंकार है, ठीक है। नायक द्वारा नायिका के नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन नहीं है। नायिका की सखी जो है उसके सामने वर्णन करती नायिका के सौंदर्य को लेकर के। अगला है, उसने कहा था के संबंध में उपयुक्त टिप्पणी नहीं है। इस कहानी की मूल चेतना मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। कहानी की कथा की समूची बनावट को कहानी की जीवंत भाषा रूपायित करती चलती है, बिल्कुल। इस कहानी की चेतना की परिवेश के साथ घनी संप्रति इसकी शक्ति को कमजोर करती है, बिल्कुल कमजोर नहीं करती है। यह कथन जो है कैसा है? उपयुक्त नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 3। निम्नलिखित में से किस विकल्प में श्रद्धा और भक्ति निबंध के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, बिल्कुल ठीक है। प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। प्रेम का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है, नहीं। प्रेम का कारण अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। तो इसका उत्तर होगा 3, जो कि
सही नहीं है, त्रुटिपूर्ण है। देखिए अगला, आषाढ़ का एक दिन नाटक से लिया गया है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में चारित्र्य सृष्टि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण टिप्पणी है। विलोम मोहन राकेश की एक अनुपम नाटक की चरित्र सृष्टि है, बिल्कुल ठीक है। कालिदास का प्रतिद्वंदी विलोम वास्तव में उसका विलोम तो है ही। अंबिका और मातुल दोनों ही अपने प्रतिपालकों से संतुष्ट चरित्र है, नहीं है, संतुष्ट चरित्र नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 3, क्योंकि वे दोनों, अंबिका और मल्लिका की नहीं बनती है, तो मातुल और उसकी कालिदास की नहीं बनती है, संतुष्ट नहीं है वो। दिनकर जी की कुरुक्षेत्र विषयक मान्यताओं से भिन्न कथन है। दिनकर ये दावा करते हैं कि कुरुक्षेत्र के भीष्म और युधिष्ठिर ठीक ठीक महाभारत के युधिष्ठिर और भीष्म नहीं। वो कहते हैं कि ये उनसे अलग है, जो महाभारत के युधिष्ठिर भीष्म है वे यह नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 1। अगला है, शुक्ल के निबंध लोभ और प्रीति में व्यक्त विचारों के संबंध में असंगत विकल्प है। हिसाब किताब करने वाले भाड़े पर भी मिल सकते, पर प्रेम करने वाले नहीं। लोभ विशेषोन्मुख होता है, प्रेम सामान्योन्मुख नहीं। लोभ सामान्योन्मुख होता है, नहीं, लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम होता है विशेषोन्मुख। तो इसका उत्तर होगा 2, जो कि असंगत है। कुरुक्षेत्र के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं है। ध्वंस और विनाश के दृश्यों से विचलित युधिष्ठिर किसी भी शरण में नहीं जाते, बिल्कुल गलत है। युधिष्ठिर भीष्म पितामह की शरण में जाते हैं। ये सीधे सीधे सवाल पूछे गए हैं। फिर पुरातनता का निर्भोग सहन करती न प्रकृति पल्ले कामायनी की इस पंक्ति में प्रयुक्त निर्मोक शब्द का क्या अर्थ है? ये टेस्ट सीरीज के प्रश्नों में भी आप देखना, 50 से अधिक प्रश्न तो वहां आपको मिल जाएंगे। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है? निर्मोक का अर्थ क्या है? कैंचुली है। अगला, इस कहानी की जटिल बनावट में क्रूरता और सदास्यता, परिस्थिति और व्यक्ति, नीति और प्रयत्न का एहसास, पारस्परिक जटिल आंतरिक तनाव है। इनसे पैदा होने वाला प्रभाव हमारे भीतर एक सरल एक कार्य बिंदु पर ही न सिमट कर अपनी पूरी यात्रा के साथ व्याप्त हो जाता है। फूस की रात कहानी की विवेचना के संदर्भ में उक्त कथन किसका है? देखिए, साहित्य इतिहास में ये है नहीं, ऑनलाइन रूप में अगर हम देखें तो कहीं रामस्वरूप चतुर्वेदी है, कहीं रामदास मिश्र है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो इतिहास है उसमें तो ये कथन है नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये कथन रामदास मिश्र का हो सकता है, और यहाँ भी ये हो सकता है क्योंकि साहित्य इतिहास में नहीं है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में भी नहीं है, और कहीं स्थान पर ये कथन हो सकता है। तो मेरा मानना ये रामदास मिश्र का है। इस तरह का कथन एक फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा था। अगला है, आप दैनिक पत्र बिजली के यशस्वी संपादक के जनेदेश चिंता ने घुला डाला गोदान उपन्यास की पंक्ति किसके परिचय में कही गई है? किसके परिचय में? यशस्वी संपादक ओंकार नाथ के संबंध में कही गई है। महल अटारी हम सब त्याग्या त्याग्या थारो शहर, काजल टीकी हम सब त्याग्या भगवी चादर पहर। इन पंक्तियों में मीरा के संसार के प्रति कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? विरक्ति का भाव व्यक्त हुआ है। मीरा सांसारिक वैराग्य की भावना व्यक्त करती है। अगला, सारंग ओट तजे कुल अंकुश बदन दिए मुस्काए, मीरा की इस पंक्ति में आए सारंग शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, यहाँ जो विकल्प दिए उनके आधार पर सारंग शब्द का अर्थ क्या है? घूंघट है। कुरुक्षेत्र काव्य के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपद युद्ध का दर्शन है, बिल्कुल है। कुरुक्षेत्र की रचना द्वितीय महायुद्ध के संहार की प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप ही, ठीक है। कुरुक्षेत्र का प्रारंभ युधिष्ठिर के गौरव बोध से होता है, बिल्कुल नहीं, युधिष्ठिर के पश्चाताप से होता है। इस तरह के 2 प्रश्न आ चुके हैं। युधिष्ठिर घनघोर पश्चाताप में डूब गए भीष्म पितामह के पास जाते हैं। अगला है, मसृण गांधार देश की नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वप्पू का बन रहा था वह कोमल वर्म। सामान्य की उपयुक्त पंक्ति में वर्म का क्या अर्थ है? ध्यान देना, यह सवाल परीक्षा में पूछा गया। वर्म का अर्थ क्या है? कवच है, आवरण है। क्या आपके टेस्ट में पूछा गया है? तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, वारी फेरी बली गई जित देखो चित तू। कबीर की उक्त साखी की व्याख्या की दृष्टि से असंगत कथन है। सर्वत्र प्रभु को देखना ठीक है, नाम स्मरण है, अहम का विसर्जन है, प्रभु की मुंह फेर लेना नहीं है, प्रभु की तरफ देखना है, प्रभु से एकाकार होने की इसमें बात की गई। तो उत्तर होगा 4। ढाई सब गलगाजी के उधो देखे जाए, सूरदास की पंक्ति में गलगाजी के शब्द का क्या अर्थ है? आनंदित होकर, सर्वप्रथम ज्ञात होते ही, लोकला छोड़कर, दौड़कर, ज्यादा ठीक है, यानी वो दौड़ करके वो वहां जाती है।
निधड़क सूतो कहरी तो भी विमुहा पाव, गज गेंडा धीरण दरे वज्र पड़े वगवाव। तो यहाँ कहा गया है कि वो सो रहा है शेर, तो भी उनके पांव जो है आगे नहीं बढ़ते हैं। गज गेंडा धीर न धरे, यानी इतने बड़े जानवर धीर नहीं धरते हैं। वज्र पड़े वगवाव, जब सिंह की गंध पड़ती है तो वे जो है पीछे की ओर मुड़ने लगते हैं। अगला है, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। श्रद्धा सर की इस पंक्ति में विद्युत कण के सोने से क्या आशय हैं? हृदय और बुद्धि का एकीकरण नहीं, बिखरी हुई शक्तियों का एकीकरण। बिल्कुल ठीक है, यहाँ बिखरी हुई शक्तियों के एकीकरण की बात की गई है। तुम बाल बच्चे वाले आदमी हो, तुम्हारा इस तरह आग में कूदना अच्छा नहीं। गोदान उपन्यास में कथन किसने किससे कहा है? ध्यान देना, यह 27वें परिच्छेद में धुनिया ने गोबर से कहा है। जब उसकी लड़ाई होती है तो धुनिया उसे समझाती है कि तुम बाल बच्चे वाले हो गए हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा 1। ध्यान देना, गद्य की रचनाएं, उपन्यास, नाटक, कहानी के संबंध में मैंने कहा था कि अगर आप 3-4 बार उसका ध्यान मनोयोग से अध्ययन करेंगे तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे। वैसे जो आपको दिए उसमें से है कुछ एक आध टिप्पणी बाहर से हैं, तो ध्यान देना, मैंने बताया था कि अगर आप भाषा को पहचान जाएंगे तो उसका उत्तर दे सकते हैं। गोदान विषय संगत टिप्पणी नहीं है। होरी का अपना व्यक्तित्व, फिर भी वह किसानों का प्रतिनिधि है, ठीक है। गोदान में विस्थापित किसान मजदूर के रूप में स्थापित हो रहा है, ठीक है। होरी अंत में मजदूर बन जाता है। गोदान की कथा का केंद्र होरी नामक किसान का जीवन, ठीक है। गोदान मार्क्सवादी सिद्धांत से पूर्णतः परिचालित रचना है, बिल्कुल नहीं है। गोदान यथार्थवादी आदर्शोन्मुख यथार्थ है, इसमें मार्क्सवाद इसमें नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 4। जो दो ही परख उजला जूझन पूरा जो, सुनता वे भड़ सोगणा वीर प्रकाशन बोध। तो यहाँ ध्यान देना है, उक्त दोहे के भावार्थ में निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है? वीर प्रकाशन बोध का अर्थ है वीरत्व प्रकट करने का बोध प्राप्त करेंगे, ठीक है। सुनता वे भड़ सोगुणा, वे वीर दो इसे सुनकर 100 गुणे और उत्साही होते हैं, ठीक है। जूझन पूरा जो, जिनकी पूरी धरा पर जय जयकार होती नहीं, वे पूरा युद्ध के लिए तैयार होते, इस तरह का इसका भावार्थ होगा। यहाँ यह नहीं है। ये दो ही पक्ष उजला, दोनों पक्षों में उज्ज्वल होते, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका उत्तर होगा 3। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि में किस मनोभाव को साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम कहा? साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम है उत्साह। जे नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रामचरितमानस की चौपाई में जाने के विषय में कौन विचार कर रहा है? जाने के विषय में शिव विचार कर रहे हैं कि जाएं या नहीं। वहां जाएं तो वे पहचान जाएंगे, क्योंकि शिव जो है महादेव है। ऐसी स्थिति में उनको जो है ऐसा विचार आता है, तो ये शिव का है। अगला, तजो मनु तारण बिरदु बारक बारन उतारी। बिहारी ने दोहे के अंतिम चरण में बारणु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? बारणु शब्द का प्रयोग उन्होंने एक हाथी के लिए किया। हाथी का उद्धार करने के बाद बिहारी कृष्ण को उल्हाना दे रहे हैं, उपालम दे रहे हैं कि आपने हाथी का उद्धार करने के बाद मानो उद्धार करने का काम ही छोड़ दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रामचरितमानस के बाल कांड में वर्णित नहीं है? अहल्या उद्धार है, धनुष भंग है, विश्व मोहिनी का स्वयंवर, केवट प्रसंग अयोध्या कांड में, बाल कांड में नहीं है। अगला है, जे जन्मे कलिकाल कराला कर्तव्य बायस बेस मराला। बाल कांड की इन पंक्तियों में शब्द व उसके अर्थ से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं? कर्तव्य करनी, बेस वेशभूषा, मराला। मराला का अर्थ कोयल नहीं होता है, मराला का अर्थ हंस होता है, बायस कुआ, ठीक है। फिर अगला है, आषाढ़ के एक दिन नाटक के संबंध में दोषपूर्ण कथन है। इसमें बिंबों के बड़े प्रभावी नाटक के प्रयोग है, बिल्कुल है। इस नाटक में शब्दों की अपूर्व मितव्ययिता है, बिल्कुल है। बहुत कम शब्दों में लिखा गया है और मितव्ययी लिखा गया है। इस नाटक में अतीत का पुनरुत्थानवादी गौरवगान है, बिल्कुल नहीं है। किसी तरह का इसमें गौरवगान नहीं है। आषाढ़ के एक दिन नाटक के परिशिष्ट में अंत में समीक्षा के रूप में यहाँ ये पंक्तियां सारी आई हुई है। और उसके बाद में है, इन्हें हूँ कोरिक जतन अब कहीं काडे कोनो, बोमन मोहन रूप मिली पानी में को लोनो। बियरिक्स दोहे की व्याख्या में उपयुक्त नहीं है। सखी का कथन नायिका के प्रति, श्रेष्ठ का चमत्कार है, अनुप्रास अलंकार मन अर्थात मानस। तो सखी का कथन नायिका के प्रति नहीं है, ठीक है। सखी का कथन नायिका के प्रति नहीं है, बल्कि नायिका कहती है, इन्हें हूँ कोरी के जतन अब कहीं काडे कोनो, भो मन मोहन रूप मिली पानी में को लोनो।
यानी वो पूरी तरह से नायक के प्रति है, नायिका के प्रति नहीं है कि वे पूरी तरह से वो मेरे मन में बैठ गया है और अब मैं उसको जो है हृदय से निकाल नहीं सकती। सुनियो एक संदेशो ऊदो तुम गोकुल को जात, ता पाछे तुम कहियो उनसो एक हमारी बात। ब्रह्मगीत सार में उद्धव से ये बात कौन कह रहा है? ध्यान देना, जब मथुरा से उद्धव आते हैं तो कुब्जा उनसे यह कहती है, तो उत्तर होगा 3। अगला है, देखिए यहाँ तक तो आपकी थी विशेष रचनाएं। विशेष रचनाओं के 2-3 सवाल टेढ़े जरूर थे, बाकी वाले सवाल बड़े अच्छे सवाल थे, इसलिए इतिहास के भी 1-2 सवाल फैक्चुअल भले ही आप अ, नहीं कर पाए हो, लेकिन बाकी वाले सारे सवाल सरल थे। और विशेष रचनाओं के 39 में से मैं मानता हूं कि 3-4 सवाल टफ हो सकते, 35 सवाल सरल थे और जो कक्षा में करवाए गए उससे ही आए हैं। और भाषा के आपके सामने बिल्कुल ही सरल सवाल है, गहराई में जाने का काम ही नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में मैंने पहले भी आपको कहा कि जिसके हिंदी में 120 से 30 के बीच हो रहे हैं, ऐसे कुछ विद्यार्थी ऐसे भी जिनके 135 तक भी सही हो रहे हैं। तो देखना, ये अगला प्रश्न भाषा से संबंधित। राजस्थानी वर्ग की वह बोली जो बूंदी कोटा में प्रचलित है, ध्यान देना कौन सी है? हाड़ौती कोटा बूंदी अंचल में हाड़ा राजपूतों द्वारा बोली जाती, इसलिए इसको हाड़ौती कहते हैं। बिल्कुल सीधा सरल है। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों में शामिल नहीं, पूर्वी हिंदी अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। तो ध्यान देना, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी ये पड़ी। भोजपुरी बिहारी वर्ग की है, ये सवाल कई बार पूछा गया, बहुत ही सरल सवाल पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थानी वर्ग की बोली नहीं है। राजस्थानी वर्ग की बोली, ध्यान देना, पश्चिमी हिंदी वर्ग की कौन सी? ब्रिज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली। ठीक है, बांगरू को हरियाणी भी कहते हैं, तो सीधा सा में मिल गया कि पश्चिम हिंदी की ढूंढाड़ी, मालवी, मेवाती है। ठीक है। अगला है, ये भी बिल्कुल सरल, राजस्थानी से संबंध है लेकिन बड़ा सरल सवाल है। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में माना जाता है? किस रूप से माना जाता है? पूर्वी हिंदी से पूर्वी हिंदी किससे निकली? अर्धमागधी से। बिहारी किससे निकली? मागधी से। पश्चिम हिंदी राजस्थानी पहाड़ी किससे निकली? सोरसेनी से। बिल्कुल सीधा सरल पूछा है सवाल। पूर्वी हिंदी का संबंध किससे है? अर्धमागधी से। तो भाषा के जो 4 सवाल थे बिल्कुल ऊपर ऊपर से पूछे गए, कहीं गहराई में जाने का काम नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जिनके भी 120 के लगभग आ रहे हैं वे पॉजिटिव रहें। सिलेक्शन आप में से ही होना है। बस फर्स्ट पेपर में ध्यान देना, अगर आप 50 प्लस ला रहे हैं तो यहाँ आप अच्छी स्थिति में हैं। हिंदी में सीट कुछ बड़ी भी है तो इसका भी आपको फायदा मिलेगा ही, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब तक अंतिम परिणाम नहीं आता तब तक तैयारी जारी रखनी है। नमस्कार। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो प्रश्न पत्र हुआ है उसमें व्याकरण और शिक्षण विधियों के 70 के आसपास प्रश्न हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे, उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलते हैं सीधे। पहला प्रश्न है व्याकरण से, अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द है। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो ही कर पाएंगे। शब्दों को मूल रूप से जानना है। अनुपम शब्द जो है उसमें अन और उसके साथ में उपमा लगा हुआ है। ये जो है वो अन है और उसके साथ में उपमा है। माँ धातु है और उप उपसर्ग है, तो ये नहीं है। इसका सही उत्तर जो है वो है अनुनय। इसमें भी अन है, इसमें भी अन है, अनु उपसर्ग है, अनुनय शब्द में सही उत्तर ये है। निम्नलिखित में से स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अविकारी शब्द जो है वो सिलेबस के अंदर है 4 प्रकार के। उसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण का भेद है, गाड़ी तुरंत लौटी, सिपाही पैदल जाएगा, लड़का आगे खड़ा है। इसमें जो ये आगे शब्द है ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, दिशा नहीं। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में ला प्रत्यय नहीं है? अच्छे से पढ़ना है। किस शब्द में ला प्रत्यय नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा शिवाला। शिव के साथ में आला प्रत्यय लगने से शिवाला शब्द बना है। आगे चलेंगे। किस विकल्प में चंद्रमा के
पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर भी यही पूछा है कि कौन से विकल्प है जो चंद्रमा के पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब ये है कि विकल्प के दोनों ही शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची नहीं है। सुधा निधि, सुधा घट, सुधागर, सुधा सदन। अब ये है इसका सही आंसर सुधा पाणी और सुधा हर। सुधा पाणी कहते हैं धन्वंतरी को और सुधा हर कहते हैं गरुड़ को। पाणी यानी हाथ। धन्वंतरी के आप जब चित्र देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और सुधा अमृत को हरने वाला गरुड़ जो ऊपर से उसको हरण कर लेता है। तत्सम शब्द तथा उससे निर्मित तद्भव शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? यानी पहले तत्सम शब्द लिखा गया है और उसके बाद उसका तद्भव रूप लिखा गया है। करकट का केकड़ा ठीक है, सही है। परपट का पापड़ ये भी ठीक है। नकुल का नेवला ये भी शुद्ध है, यानी संगत है। लेकिन मधुक का महंत नहीं। मधुक शब्द जो है उसका तद्भव शब्द महुआ या महुआ होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है अशुद्ध वाक्य हैं। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यह संभव हो सकता है। देखिए, संभव और हो सकना ये दोनों ही संभावना को प्रकट करते हैं और दोनों एक साथ आ गए तो फिर यही वाक्य जो है वो अशुद्ध है। या तो हम लिखेंगे कि यह संभव है या हम कहेंगे ऐसा हो सकता है। तो ये अशुद्ध है। इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। ये शुद्ध वाक्य हैं। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता ये भी शुद्ध वाक्य हैं और मैं इसे स्वीकृत करता हूं यह भी शुद्ध वाक्य है। अगला है शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द इसमें हमें ढूंढना है। देखो, र आने के बाद में री र और श आने के बाद में न का ण बनता है, जैसे राम धन अयन रामायण। वैसे इसमें भी जो है ये न का अण होता तो शुद्ध होता और ये कृत्य कृत की बजाय कृत कृत्य होगा। किया हुआ और करने योगी। तो इसका क्रम चेंज होगा। कृत पहले और कृत्य बाद में होगा। अनुशंसा ये शुद्ध शब्द है। हम इसको गलत लिख लेते हैं, स मूर्धन्य कर देते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द यही है। और अफानुति जो है इसमें ह और उसके बाद में ये न, अफानुति इस तरह से होगा। अ हलंत होगा और ये अ और प अफानुति इस तरह से होगा। तो ये इसका उत्तर है। हिंदी शब्द कोश के अनुसार किस विकल्प के सभी शब्द वर्ण क्रम में हैं? यानी वर्ण क्रम का मतलब है कि शब्दकोश हिंदी का जो है उसका वर्ण क्रम अ से लगा करके ज्या तो लास्ट में ह तक चलता है उसके अनुसार है। तो इसमें ये क्रीड़ा शब्द है। तो क्रीड़ा शब्द में क और उसके साथ में ये र मिला हुआ है। क्लिष्ट जो है इसमें क और उसके साथ में ये ल है और उसके बाद में जो क्षण है तो इसमें ये क और ये क मिला हुआ है। तो ये क तो तीनों में ही है, लेकिन हम देखते हैं कि ल, र, ल और ये श इस तीनों क्रम में आते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो उत्तर हो जाएगा। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, अशुद्ध रहेंगे, क्रम में नहीं होंगे। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? रूख, दुख, पाक और शाख। पेड़ की शाख ये स्त्रीलिंग है। इसका प्रयोग करके देखेंगे तो हमें लगेगा ये इसका सही उत्तर है। तत्सम एवं उससे निर्मित तद्भव शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है। असंगत ढूंढना है हमें। असंगत देखो, स्वामी का साईं ये ठीक है। गोस्वामी का गोसाई ये हम देखते हैं। कार्य का काज ये भी ठीक है। वायु का बयार ये तत्सम और तद्भव ठीक है। लेकिन पक्षी का पांख नहीं। पक्षी का पंछी जो ठीक है, या पंखी भी कह सकते हैं, लेकिन पंछी ये इसका उत्तर सही है। ये असंगत है। शुद्ध वाक्य है विशिष्ट अतिथियों में निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय है। इसकी जगह है ऐसा होना चाहिए तो शुद्ध होता। उसके बाद फिर क्या हुआ? और उसके बाद और ये फिर दोनों ही एक सेंस वाले हैं, इसलिए ये भी ठीक नहीं है। मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता और इसकी परम आवश्यकता है।
देखिए ऐसा है, इन दोनों में विकल्प के अंदर जहां तक हमें लगता है ये इसका आंसर सही है, अंतिम तो आरपीएससी वो ही तय करेगी, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है, इसका उत्तर इसकी परम आवश्यकता है। इस विकल्प में मुहावरा और तत्संबंधी अर्थ असंगत है। पेपर स्त्री था, बिल्कुल सरल नहीं था। सरल तो जब तक कक्षा में हम परीक्षा हॉल में देते हैं तब तक सरल होता है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे पेपर कठिन होता जाता है। खाक चाटना, इसका अर्थ झूठ बोलना नहीं होता है। इसका अर्थ होता है अनुनय विनय करना। अनुनय विनय करना, ये इसका आंसर है और यही असंगत है। बाकी सब संगत है। खाक में मिलना, चौपट हो जाना, नष्ट हो जाना। खाक छानना यानी बहुत खोजना, और खाक उड़ाना बेकार रहना। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? हमारा अध्यापक बहुत श्रेष्ठ आदमी है। आपके विचार में क्या ऐसा हो सकता है? यह पत्र आपके अनुरूप है और उस पर मुकदमा चलाया गया। तो बाकी तो शुद्ध है। ये बहुत शब्द जो है वो श्रेष्ठ के साथ में ठीक नहीं है। श्रेष्ठ अपने आप में उत्तमा अवस्था के अंदर प्रयोग में हुआ है, तो उसके साथ हम बहुत शब्द नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हमारा अध्यापक बहुत श्रेष्ठ आदमी है, यह अशुद्ध है और बाकी तीनों ही शुद्ध है। बड़े प्रामाणिक तरीके से हम इस पेपर के जो आंसर वो दे रहे हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है। दो प्रकार के जो स्वतंत्र वाक्य होते हैं और वो किसी प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन एक प्रधान आश्रित उपवाक्य दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, तो वो मिश्र वाक्य होता है। जैसे आप बोलते हैं वैसे मैं नहीं बोल सकता, यह मिश्र वाक्य है और बाकी तीनों संयुक्त वाक्य हैं। या तो आप स्वतः आइए या अपने नौकर को भेजिए, ये संयुक्त वाक्य हैं। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, एक वाक्य हो गया। आप इस काम को कर सकते हैं, ये कॉमे से जुड़ गया है अल्प विराम से, तो ये संयुक्त वाक्य हैं। मैं बड़ी देर तक राह देखता रहा पर न राम आया न मोहन, ये भी संयुक्त वाक्य है। पूछा है कि कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण नहीं है, तो इसका पहला आंसर है। इस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है। खरा खोटा, क्षुद्र, विशाल, अथ इति, जड़, जंगम। अब इसमें पूछा ये गया है कि इस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है। अथ इति ये ठीक है। खरा का खोटा भी ठीक है। क्षुद्र का वैसे विराट होता है लेकिन विशाल भी ठीक है। लेकिन जड़ और जंगम ये सही नहीं है। जड़ जंगम जो है वो ठीक नहीं है, अशुद्ध शब्द है। अब एक तो हम देखते हैं कि ये जो ढ है इसका ऐसे प्रचलन भी होता है और इसका ऐसे प्रचलन भी होता है। ये मूल शब्द है और ये हिंदी की अपनी विकसित ध्वनि है। तो ये देखते हम सामान्य भाषा में ये है कि इसका प्रयोग शब्द के पहले नहीं करना चाहिए। अब सबसे पहले क्यों नहीं करना चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रयोग सबसे पहले जब आएगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा। और अशुद्ध क्यों होगा इसको गहराई से हम देखेंगे। लेकिन इसका उत्तर सीढ़ी नहीं है, पीढ़ा नहीं है, लुढ़कना नहीं है, इसका उत्तर है सही ढेर। क्योंकि शब्द के प्रारंभ में जब ये शब्द आता है तो संस्कृत मूल का हो जाता है और संस्कृत मूल का जो है उसमें इस प्रकार का प्रयोग नहीं होता है। इस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है। तालाब तद्भव तत्सम तद्भव है, लेकिन ताप हो गया। जौ और स्थान तत्सम है। इनका और दंश, इसका सही उत्तर है डाह और जांग। ईर्ष्या तत्सम है, उसका तद्भव होगा डाह और जंगा का जांग। तो ये सभी का मतलब है दोनों ही होने चाहिए। इसमें दोनों नहीं, इसमें दोनों नहीं, इसमें नहीं है, ये दोनों ही तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्यावाची शब्द केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा स्वीकृत मानक रूप के अनुरूप नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वह है 79। वो सही केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जो स्वीकृत है वो 79 है, या 79 लिखा गया है, ये इसका उत्तर है।
द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? अगला प्रश्न है। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, छाया तरु, छाया की तरु, छाया तरु की छाया, गुड़ धानी, गुड़ से युक्त जो धान है उसको कहते हैं। और द्वंद्व का आंसर है इसका दूध और रोटी, ये इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, वाक्य में रेखांकित उपवाक्य कौन सा है? ये रेखांकित है। विशेषण उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, इसका सही उत्तर होगा क्रिया विशेषण उपवाक्य, और वो भी काल आधारित होगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। यण संधि से निर्मित शब्द नहीं है। देखो यण संधि में क्या होता है, ई का य होता है, उ का व होता है, और जो ये री है इसका र हो जाता है, और जो स्वर लगता है फिर उसकी ध्वनि जुड़ जाती है। अन्वेषण में अनु और ऐषण, उ का व बन गया तो ये है। पितृ अनुमति, री का र बन गया, ये भी है। यदि अपि, ई का ये बन गया, लेकिन महर्षि में अ के या आ के बाद में री आता है। देखो एक तो क्रम होता है अ और आ के बाद में अगर री आए, और एक होता है री के बाद में अ या आ आए। ये दोनों ही अलग अलग संधियां हैं। ये कंडीशन जब होगी तो गुण संधि बनेगी, और ये कंडीशन होगी तो यण संधि बनेगी। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसका आंसर महर्षि है। बहुमूल्य वस्तुओं की बर्बादी पर ध्यान न देकर साधारण चीजों की हिफाजत करना अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? भोर छोड़े केत की, तीखे कंटक जान, ये ठीक नहीं है। मोहरों की तो लूट हो रही है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कोयलों के ऊपर छाप दी गई है, उसका ध्यान रखा जा रहा है। यही तो अर्थ प्रकट कर रहा है कि बहुमूल्य वस्तुओं की बर्बादी पर ध्यान नहीं देना है, यानी मोहरों की लूट हो रही है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन साधारण चीज की हिफाजत की जा रही है, यानी कोयलों पर छापमारी की गई है। तो इसका सही उत्तर जो है मोहरों की लूट और कोयलों पर छाप। निम्नलिखित में से नंदिनी का अर्थ नहीं पूछा है। नंदिनी का अर्थ नहीं है। देखो गंगा नंदिनी कहते हैं, नंदिनी का अर्थ गंगा है। उमा पार्वती के लिए भी इसका प्रयुक्त होता है, दुर्गा के लिए भी है, लेकिन नंद की पत्नी होने के कारण उसको नंदिनी हम नहीं कहेंगे। तो इसका सही आंसर जो है वह होगा यशोदा। स्वर वर्गीकरण के संबंध में असंगत विकल्प कौन सा है? सभी स्वर घोष होते हैं, ये संगत है, पूछा असंगत है। अनुनासिक स्वर का चिन्ह चंद्र बिंदु कहलाता है, ये भी ठीक है। री का उच्चारण तालु से होता है, बस यही गड़बड़ है। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, वैसे ही स्वरों के संबंध में अल्प प्राण और महाप्राण का कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है, क्योंकि स्वरों को अल्प प्राण के साथ भी बोला जा सकता है और महाप्राण के साथ में भी, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। री का उच्चारण तालु से नहीं होता है, ऋतुरषणा मूर्धा, मूर्धा से होता है, इसलिए इसका यही असंगत है। असंगत विकल्प जो है वह री का उच्चारण तालु से नहीं मूर्धा से होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के आधार पर असंगत उत्तर विकल्प चुनिए। ये थोड़ा सा सवाल ठीक था, अच्छा था। स्थानपन शब्द जो है ये शुद्ध रूप से स्थान और आपन से बना है, तो इसमें ये इस तरह से स्थानापन ये शुद्ध होगा। और आतिथ्य शब्द जो है यह अतिथि शब्द के साथ में जब यह प्रत्यय लगेगा तो ये आ ती ये ऐसा बनेगा, लेकिन इसमें थ पहले और त बाद में, और बारात और धनाटे दोनों शुद्ध है। तो ये तो हो गया हमारा शुद्ध, ये हो गया अशुद्ध, बारात है शुद्ध, और ये हो गया अशुद्ध। अब इस आधार पर हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। ग शुद्ध है, ग तो शुद्ध है, और घ अशुद्ध है, ठीक है, ये संगत है। पूछा है असंगत कौन सा है, इसमें से पूछा है। थोड़ा सा सवाल जटिल बनाने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ा सा आप हमने दिमाग लगा किया है तो ठीक हो जाएगा। ग शुद्ध है और घ अशुद्ध है, ये तो ठीक है, लेकिन पूछा असंगत है। ग घ दोनों अशुद्ध है, ग और घ दोनों अशुद्ध है, ये असंगत है, क्योंकि ग ये कह रहा है अशुद्ध है जबकि ये तो शुद्ध है। ये देख लीजिए, आगे और बढ़ते हैं। क अशुद्ध है, ठीक है, और ख शुद्ध है, ये संगत है। ख ग
ये ख और ये ग दोनों शुद्ध है, असंगत है ये। इसका उत्तर है ग और घ दोनों अशुद्ध है, ये है। इस विकल्प के सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित है। व्यंजन संधि सप्तऋषि संवाद तो ठीक है, सम और वाद हो गया, लेकिन सप्तऋषि में व्यंजन संधि नहीं, स्वर है। भूषण में व्यंजन संधि लेकिन न्यून में स्वर संधि है। गवीश और दिग्गज में एक में व्यंजन है, एक में स्वर है। इसका सही आंसर है सत्य और आनंद और वाक और ईश, ये व्यंजन संधि के दोनों एग्जाम्पल है। सही उत्तर 2 नंबर है इसमें। और फिर आगे चलते हैं। इस समश्रुत शब्द युग्म का अर्थ भेद असंगत है, ध्यान रखना है, असंगत पूछा है। सोच का अर्थ दुख होता है और शौच का मतलब शुद्धता होता है। ये हम देखते हैं कि जब शुचि शब्द है और उसके साथ में जब अ मिलता है तो सोच बनता है, शुद्धता से है। सुधी शुक्ल पक्ष को कहते हैं, हम देखते हैं सुधी दसम, ग्यारस, बारस, और सुधी विद्वान को कहते हैं। देखिए एक सुधी ये है, ये याद है, और एक सुधी ये है, ये कहते हैं विद्वान को। तो ये तो ठीक है, सुधी और सुधी। शोथ सूजन और शोध शुद्धि संस्कार। सही आंसर है सपत्नी और सपत्नीक। देखो सपत्नी का मतलब होता है शौत और सपत्नीक का मतलब पत्नी सहित, तो ये क्रम चेंज है और इसका सही आंसर असंगत के दृष्टिकोण से 2 नंबर है। निम्नलिखित में से संप्रदान, संप्रदान से तात्पर्य है प्रदान करने से, कौन सा उदाहरण है? हरि मोहन को रुपए देता है, बस यही इसका आंसर है। माँ ने बच्चे को खेलते देखा, शिकारी ने बाघ मारा और उसने लड़के को बुलाया, इसमें संप्रदान कारक बाकी में नहीं है। मैं आपको पहले जानता तो, देखो यदि और तो वाले जो आते हैं बाकी, वो अर्थ के आधार पर हमें संकेतवाचक में रखने चाहिए, तो आपका विश्वास न करता। अर्थ के आधार पर प्रस्तुत वाक्य कैसा है? इसका उत्तर है संकेतार्थक। मैं आपको पहले जानता तो आपका विश्वास न करता, संकेतार्थक वाक्य है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से? वे लोग विविध विषय, देखो विविध के साथ में जब विषय आया है तो विषयों आना चाहिए, ये परिचित थे। तब सबके बाद में श्रेणी की जगह श्रेणियों या वर्गों के लोग आए। फल पका होना चाहिए, हमें बहुत सी बातों को जगह बातें, हमें बहुत सी बातें सीखनी है, सीखना की जगह सीखनी, और फल पका होना चाहिए, ये वाक्य शुद्ध है। अब एक प्रश्न है, चोर के घर मोर लोकोक्ति का उचित निहितार्थ क्या है? ये बड़ा प्रश्न है और थोड़ा गहराई से पूछा गया है। चोर के घर मोर, इसमें ऐसा है कि एक चोर था जो चोरी करके ले आया हार। एक चोर चोरी करके हार लेके आया और जब घर पे आया तो उसका जो मोर था, उस मोर ने उस हार को निगल लिया। तो मोर ने चोर को ही धोखा दे दिया। यानी अब इसमें 2 विकल्प पहले से कट जाएंगे। जो जैसा होता है वैसा हाल जानता है, ये अशुद्ध है। बेईमानी के पैसों में बरकत नहीं होती, ये भी ठीक नहीं है। अब 2 विकल्प है, धूर्त के साथ धूर्तता करना, जब कोई अपना ही आदमी धोखा दे। यानी चोर को मोर से यूं उम्मीद नहीं थी लेकिन उसने कर लिया ऐसा। तो इसका आंसर प्रामाणिक जो स्रोत है उसमें यही है, भोलानाथ तिवारी जो पुस्तक है उसमें ये संदर्भ दिया हुआ है, तो वहां अपन प्रमाण के रूप में ले सकते हैं। लेकिन धूर्त के साथ धूर्तता भी इसके निकट बैठता है, लेकिन सही उत्तर जो इसका है वो जब कोई अपना ही आदमी धोखा दे तो उसको कहते हैं चोर के घर मोर। शुतुरमुर्ग होना मुहावरे का निहितार्थ क्या है? इसका सही आंसर है मूर्ख होना। शुतुरमुर्ग क्या करता है? बहुत भारी शरीर का होता है, दौड़ता है, और उसको मारने के लिए पीछे जो जानवर पड़ते हैं, तब वो क्या करता है, रेत के अंदर बालू में अपनी चोंच को, मुंह को दबा करके और बैठ जाता है। ये सोचता है कि मैं उनको नहीं देख रहा हूं तो वो मुझे देख करके कैसे मारेंगे। तो ये इसका सोचना उसका निहायत मूर्खता है। इसलिए शुतुरमुर्ग होना, मूर्ख होना, ये इसका विकल्प सही है। इस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ध्यान ही रखना है, पहले पूरा पढ़ना है फिर उत्तर देना है। जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। पंडित शब्द जो है वह जातिवाचक संज्ञा है और पंडिताई जो है वो भाववाचक संज्ञा है। मौन शब्द के अंदर जो मुनि है ये जातिवाचक संज्ञा है और मौन जो है वो भाववाचक संज्ञा है।
लड़कपन के अंदर जो लड़का है ये जातिवाचक संज्ञा है और लड़कपन जो है वो भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जो ये बड़प्पन के अंदर जो बड़ा है ये बड़ा विशेषण है और इससे बनने वाली संज्ञा है वो बड़प्पन भाववाचक संज्ञा है। उत्तर यही है, भाववाचक संज्ञा तो है लेकिन जातिवाचक से संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा ये नहीं है। अशुद्ध शब्द चुनिए। अब यहां पे एक चीज और है, इस विकल्प के अंदर दो शब्द तो शुद्ध है और दो शब्द अशुद्ध है। ये प्रश्न डिलीट करने योग्य है और आरपीएससी क्या इसका मानती है। पश्चाताप शब्द जो है वो शुद्ध है। पश्चाताप शब्द ऐसे लिखते हैं, ये पश्चात और ये ताप, ऐसा जब होगा तो शुद्ध रूप बनेगा पश्चाताप। यहां तप के ऊपर व्यंजन द्वित्व आएगा, जी बिल्कुल आएगा। पर्यवसान, परि और अवसान, तो ये एक और दो ये दोनों तो शुद्ध शब्द है और ये प्रायश्चित शब्द जो है वो प्रायश्चित शब्द इस तरह से लिखा जाएगा, इसके ऊपर भी व्यंजन द्वित्व आएगा, इसलिए ये अशुद्ध हो गया। और सिरमौर शब्द जो है ये भी अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये सिर शब्द है ये तो है तत्सम और ये सिर जो है वो है तद्भव। अब जो ये मोर है ये मोर शब्द है तद्भव और इसका जो तत्सम शब्द होता है वो होता है मुकुट। तो सिरमौर शब्द यानी एक तत्सम और एक तद्भव, इन दोनों को जोड़ करके अगर कोई हम शब्द बनाएंगे तो वह शब्द तत्सम नहीं शुद्ध नहीं होगा, वो अशुद्ध माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये शब्द जो है ये भी अशुद्ध है और प्रायश्चित शब्द जो है ये भी अशुद्ध है। इसलिए ये प्रश्न डिलीट करने योग्य हैं। आप में से किसी ने अगर ये कर दिया है तो भी डिलीट करने योग्य है, ये किया है तब भी डिलीट करने योग्य है। इन दोनों को छोड़ करके एक दो ये कर दिया और अभी गलत मान के बैठे हैं तो भी आप निश्चिंत रहिए कि ये प्रश्न हम डिलीट करवा सकते हैं। ऑथेंटिक हमारे पास प्रमाण है। किस विकल्प में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण है? इसका सही उत्तर है प्राचीन, सुडोल और भला। ये इसका सही आंसर है, सभी गुणवाचक विशेषण है। इस विकल्प में अर्थ के आधार पर वर्गीकृत वाक्य का प्रकार का नाम वो विवेचन सम्मिलित नहीं है। संदेश जो संभावना प्रकट करता है वो संदेश सूचक होता है, ठीक है। पूछा है सम्मिलित नहीं है। संकेतार्थ जिसमें शर्त बताई गई है, यदि आप ऐसा करेंगे तो ये शर्त हो गई, इसलिए संकेतार्थ होगा। देखो विधान का मतलब ही होना होता है, किसी बात का होना पाया जाए जिससे, तो वह विधानार्थक वाक्य होता है। इच्छा बोधक जिससे विनती या उपदेश का अर्थ सूचित हो, यानी उपदेश जिसमें होता है या कहते हैं वो आज्ञार्थक होता है, इच्छा बोधक नहीं होता है। तो ये इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, इसका उत्तर है पंख, ये तद्भव है। पक्ष इसका होता है। और आगे जो प्रश्न है हमारा, सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि ने, सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि ने, ठीक है, यहां तक अलग चीज है। वरिष्ठ कवि को सम्मानित किया, इसमें से हमें विधेय का अंश बताना है। उद्देश्य होता है कर्ता और कर्ता का विस्तार और विधेय होता है क्रिया और क्रिया कर्म का विस्तार। तो सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि ने, ये तो हो गया उद्देश्य, लेकिन ये वरिष्ठ कवि को और सम्मानित किया, ये दोनों विधेय का अंश है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ग और घ, ग और घ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? लू बज रही है या बह रही है, तो स्त्रीलिंग है। मिठास छत, शीशम जो है वो पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं है। शुद्ध वाक्य है, इसमें समस्त प्राणी मात्र, देखिए ये समस्त और मात्र ये दोनों आ गए इसलिए अशुद्ध हो गया। उसके साथ उचित न्याय, न्याय हमेशा उचित होता है, अनर्थक शब्द इसके अंदर आ गया है। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, यही शुद्ध वाक्य है। मुझे बेशुमार कष्ट हुआ, बेशुमार नहीं मुझे बहुत कष्ट हुआ, ये इसका शुद्ध रूप बनता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुधा बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है? भाग्य, उसके भाग्य, दर्शन, उसके दर्शन हो गए। समाचार, अच्छे समाचार मिले।
लेकिन ये पानी शब्द जो है यह एक वचन में प्रयुक्त होता है, बहुधा बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है। जीभ के नीचे जीभ होना मुहावरे का निकटतम उचित अर्थ क्या है? जीभ का मतलब है बात। अब किसी के मुंह में अगर एक से अधिक जीभ है तो वो क्या करेगा? एक बात कह करके दूसरी बात कहेगा, कहकर बदल जाना। जीभ में जीभ के नीचे जीभ होना। हो सकता है कि उसने यह बात सुनी हो सकता है, संभावना है, सुनी हो, ये भूतकाल की बात है, सुनी हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसका आंसर तो है संभाव्य भूतकाल, लेकिन प्रामाणिक जो पुस्तकें हैं उसमें संभाव्य भूतकाल नाम से कोई प्रकार या भेद दिया हुआ नहीं है। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? जो अपनी इच्छा पर उसको ऐच्छिक कहते हैं। खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते, ये एक्स्ट्रा लग गया है, बुभुक्षा कहते हैं उसको, बुभुक्षा। और खाने का जो इच्छुक होता है उससे बुभुक्षु कहते हैं। ये ठीक है, ये बुभुक्षु। खाने का जो इच्छुक होता है उसको बुभुक्षु कहते हैं और खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। तो इसमें जो असंगत है वो यही है, वर्तमान समय संबंध रखने वाला सामयिक है और जो तर्क और प्रमाण से न सिद्ध हो सके उसको अप्रमेय कहते हैं और जो सिद्ध हो सके उसको प्रमेय कहते हैं। इस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसका सही उत्तर है नौकर चिट्ठी लाया। निम्नलिखित में से अंतस्थ, वैसे अंतस्थ शब्द शुद्ध रूप से तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये पेपर में भी अशुद्ध लिखा गया है। अंतस्थ 4 वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण, य, र, ल और व। अंतस्थ का मतलब होता है जो स्वरों और व्यंजनों दोनों की प्रकृति को रखते हैं, बीच में स्थित है। अंत का मतलब बीच में, स का मतलब स्थित है। तो इसमें य, र, ल, व, स, ये य, र, ल, व ये चारों हैं, तो ये इसका आंसर है। और उसके बाद में इस विकल्प में कुछ का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है। इसका सही उत्तर है घी में कुछ मिला है। ई, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? हम बड़ी क्लास में जब लेते हैं अच्छे से तो सारी चीजें क्लियर करते हैं, बोलते हैं हम। मूर्धन्य नहीं है, ओष्ठ्य नहीं, इसका सही आंसर है इच्छु यशाणाम तालु, तालव्य है। और कोश क्रम की दृष्टि से सही विकल्प कौन सा है? इसको हम मिला लेंगे। तो ये जो तृष्णा है, इस तृष्णा के अंदर देखिए तो त के साथ में ये री लगा हुआ है और त्याज्य में ये त के साथ में यह है और त्रिशंकु जो है इसमें ये त के साथ में र लगा हुआ है और त्वरित में ये त के साथ में व लगा हुआ है। तो री स्वर है, पहले आएगा, उसके बाद य, उसके बाद र और उसके बाद ब। ये इसका पहला जो है यही इसका सही आंसर है। और जिस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, सारे शब्द शुद्ध होने चाहिए, वह कौन सा है? त्रियुत, सदृश्य, दायित्व ये ठीक नहीं है। शुद्धिकरण ठीक नहीं है। साम्राज्य भी ठीक नहीं है। उष्मा, उत्कर्ष, एकत्रित की जगह एकत्र होना चाहिए, उत्कर्ष ठीक नहीं है, उष्मा भी। और ऐक्य, साधुवाद और अनुयायी ये इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है दरार, गुहार, पतंगा, रेशम। रेशम फारसी भाषा का शब्द है। हम जानते हैं कि हिंदी शब्द जो है वो भी फारसी भाषा का है। इसका उत्तर ये है। निम्नलिखित अब शिक्षण विधियां प्रारंभ हो गई हैं। उसके 19 सवाल थे। एक सवाल उसमें दिया था वो साहित्य इतिहास से संबंधित था। शिक्षण विधियां निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य हृदय की रागात्मक वृत्तियों का संशोधन और संस्कार करने से है? तो रागात्मक ज्ञात्मकता किसमें होती? कविता शिक्षण के अंदर होती है। कहानी, निबंध, नाटक को हम राग में, लय में गा नहीं सकते। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए व्याकरण की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा समझने लायक है। यह बात हो रही है व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, यानी भाषा को व्यवहार में जब अपनाया जाए तब उसके साथ में व्याकरण का भी प्रयोग किया जाए, ये बात कहना चाहते हैं। तो इस आगमन निगमन नहीं है और सूत्र विधि नहीं है, दोनों तो पहले से ही कट गए। हाँ, आगमन निगमन विधि व्याकरण को, भाषा को सीखने की सर्वोत्तम विधि है, वो अलग चीज है। लेकिन बात इस कथन की हो रही है, तो इसमें अंतिम उत्तर तो आरपीएस ही तय करेगी
लेकिन जहां तक लगता है भाषा संसर्ग विधि इसका उत्तर निकटतम बैठता है। समवाय विधि जो है ये भी इसका उत्तर आरपीएससी अगर माने तो हो सकता है, लेकिन भाषा संसर्ग विधि इसका निकटतम या सटीक उत्तर बैठता है। लिखित रचना शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? प्राथमिक 1 से 5 तक की जो कक्षाएं हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रबोधन, विचार विमर्श, उद्बोधन, चित्र वर्णन। देखिए जितने बच्चे चित्र को देख करके छोटी कक्षाओं में सीखते हैं या वो जो विधि होती है वो सबसे ज्यादा कारगर और प्रभावी मानी जाती है। बोर्ड परीक्षा के आकलन का उदाहरण है। बोर्ड परीक्षा किस प्रकार के आकलन का उदाहरण है? हम देखते हैं एक होता है एफए और एक होता है एसए, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। तो इसमें जो ये योगात्मक आकलन है ये अंत में होता है, बीच में नहीं होता है। बीच में होता है फॉर्मेटिव यानी एफए। तो इसका सही आंसर है योगात्मक आकलन। शुद्ध वाचन शिक्षण हेतु अक्षर बोध प्रणाली में शिक्षण का क्रम क्या है? बच्चों को अगर शुद्ध बोलना सिखाना है, शुद्ध वाचन शिक्षण, तो सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाएंगे? वाक्य सीधा सिखाएंगे जो ठीक नहीं है, तो ये तो क्रॉस हो गया पहले से ही, वाक्य वाले दोनों ही। शब्द भी नहीं सिखाना है, पहले वर्ण अक्षर सिखाने हैं। तो पहले वर्णाक्षर सिखाने, उसके बाद शब्द सिखाना है और फिर सबसे बड़ी इकाई जो है वाक्य वो सिखाना है। हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत कमजोर विद्यार्थियों की कमजोरी के कारणों का पता लगाना, ये अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। कोई भी चीज का जब पता लगाते हैं तो उसको शिक्षण में या निदान कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा निदानात्मक परीक्षण। और उसका जब सॉल्यूशन हल कर देंगे, समस्या का समाधान कर देंगे, तो उसको उपचार कहेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करते समय अध्यापक को किस पक्ष पर विशेष ध्यान देना चाहिए? अब यहां एक थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करते समय अध्यापक को किस पक्ष पर विशेष ध्यान देना चाहिए? कोई बच्चा है, उसकी अभिव्यक्ति है, उसका अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो अध्यापक को कैसे या किस पक्ष पर ध्यान देना चाहिए कि उसका मौखिक अभिव्यक्ति जो है वो ठीक है या नहीं है, उसमें सुधार की गुंजाइश है या नहीं है। उच्चारण की शुद्धता, स्पष्टता एवं विचारों की क्रमबद्धता पर ध्यान देना चाहिए। ये इसका सही आंसर है। यदि बालक को अक्षरों को पहचानने में कठिनाई आती है, बालक अक्षरों को पहचान नहीं रहा है, जैसे मान लीजिए ये भ लिखा हुआ है और ये म लिखा हुआ है, इन दोनों में वो भ को म को भ इस तरह से कर रहा है। यदि बालक को अक्षरों को पहचानने में कठिनाई आती है तो उपचार को सफल बनाने के लिए कक्षा में कौन सी क्रिया की व्यवस्था की जानी चाहिए? इस प्रकार के जो संशय हैं, बच्चों की परेशानियां हैं, समस्या है, उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? वाक्य विश्लेषण करना चाहिए, मात्राओं संबंधी जानकारी देनी चाहिए, उच्चारण की शुद्धता का ज्ञान होना चाहिए। इससे तो अच्छा सबसे बेहतरीन जो है वो है प्रदर्शनात्मक पत्र द्वारा जो हम बोर्ड लगाते हैं फ्लैनल वगैरह, इस तरह से उसका करके प्रयोग करना चाहिए। श, श, श और स उच्चारण में अंतर न कर पाना किस प्रकार की त्रुटि है? इसका सही आंसर है ध्वन्यात्मक त्रुटि। पठन प्रक्रिया के सोपानों का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले पहचान करनी है, पहचान के बाद में अर्थ ग्रहण करना है, मूल्यांकन करना है और अनुप्रयोग करना है। इस तरह से ये इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन की विशेषताओं के संबंध में उपयुक्त नहीं है? मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों की स्थिति का आंकलन कर उनके व्यवहार परिवर्तन के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। मूल्यांकन पाठ्य वस्तु केंद्रित होता है। मूल्यांकन द्वारा साक्ष्यों के विश्लेषण से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मूल्यांकन आत्मनिष्ठ होता है। आत्मनिष्ठ होता है मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ भी होता है। लेकिन मूल्यांकन जो है जिस पर केंद्रित होता है वो पाठ्य वस्तु नहीं है, वो अधिगम या उद्देश्य केंद्रित होता है। इसका सही आंसर यही है जो उपयुक्त नहीं है। अभिकथन दिए गए हैं इसमें। पहले ये बताया गया है कि कक्षा में नाटक शिक्षण हेतु अध्यापक द्वारा समन्वित या संयुक्त प्रणाली का उपयोग सर्वाधिक माना जाता है। समन्वित का मतलब होता है सबको साथ लेकर के। नाटक में अधिक पात्र होंगे तो वह घटना जीवंत हो जाएगी। एक बच्चा अगर खड़ा होकर के नाटक के सारे पात्रों के अगर संवाद पढ़ेगा
तो ये नाटक शिक्षण ठीक नहीं है। तो समन्वित या संयुक्त प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। नाटक शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि में कोई भी प्रणाली अपने आप में संपूर्ण नहीं है। देखिए, समन्वित और संयुक्त प्रणाली सबसे बेहतर कह सकते हैं हम, लेकिन ये भी अपने आप में संपूर्ण नहीं है। इसका मतलब है कि जो ये कथन है, इसकी ये व्याख्या ठीक से कर रहा है। ए एवं आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये तो गलत है। ए सत्य है किंतु आर असत्य, ये भी ठीक नहीं है। ए एवं आर दोनों व्यक्तिगत रूप सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये इसका सही उत्तर है। उसके बाद में है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से हिंदी शिक्षण में वर्तनी की अशुद्धि के कारणों से संबंधित है? यानी बच्चा वर्तनी की अशुद्धि किस कारण से करता है? शब्द लागू के कारण करता है। हाँ, इसे हमने ये लिख दिया तो जरूरी नहीं बच्चा इसको जो हम सब पढ़े वो पढ़े ही पढ़े। लिखते समय मन की अशांति है, आवेश एवं भावातिरेक है, तो भी वह अशुद्धि करेगा वर्तनिक दृष्टि से। कक्षा में अध्यापक द्वारा अशुद्ध उच्चारण करना, इससे बच्चों के अंदर वर्तनी अशुद्धियां होती हैं। लेकिन अगर बच्चा हिंदी शब्दकोश का प्रयोग करता है तो संभावना कम रहती है कि वह अशुद्धि करेगा, यानी करेगा ही नहीं, क्योंकि शब्दकोश में तो हम मानक और शुद्ध शब्द ही देखते हैं। तो इसका यह है कि द को हटा दीजिए, अ ब और स, केवल अ ब और स, ये इसका सही आंसर है। पाठ योजना निर्माण के हर्बर्ट उपागम की पंचपदी प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से पद सम्मिलित है? अब यहाँ कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको क्रम से देखते हैं कि पहला दूसरा, और फिर कहते हैं कि एक प्रश्न तो डिलीट होने होगा। ऐसा नहीं है, ये कह रहे हैं कि पंचपदी प्रणाली में कौन से पद सम्मिलित है, आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं। तो प्रस्तुतिकरण और विषय प्रवेश तो है ही, प्रस्तावना और तैयारी है, परिपाक और आत्मसातीकरण ये तो हमने मोरिसन के अंदर देखा था, हर्बर्टी पंचपदी में नहीं है, यानी स नहीं है। तुलना तथा साहचर्य है, नियमीकरण या सामान्यकरण भी है, अभ्यास और प्रयोग है। तो उसमें स नहीं है, तो ये कट गया, ये कट गया और ये भी कट गया। पीछे है अ ब द य एवं र, ये इसका सही उत्तर है। फिर है अभिकथन वाला है, हिंदी शिक्षकों को अपने उत्तरदायित्वों का वहन करने के लिए भली भांति चुनी हुई पाठ्य पुस्तकों और भली भांति प्रशिक्षण के सहयोग की आवश्यकता है। ये तो ठीक है। आधुनिक पाठ्यक्रम में हिंदी पाठ्य पुस्तकें शिक्षण सामग्री के रूप में स्वयं साध्य बन गई है। देखिए, स्वयं साध्य नहीं, पाठ्य पुस्तकें कभी साध्य नहीं बन सकती, वो साधन है जिसके जरिए साध्य की प्राप्ति की जाती है। इसका मतलब क्या है? ए कथन जो है वो सत्य है, किंतु आर जो है वह सत्य नहीं है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है, ए एवं आर दोनों व्यक्तिगत रूप सत्य नहीं है, ए एवं आर दोनों व्यक्ति, इसका सही आंसर है ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ये इसका प्रश्न का सही उत्तर है। ए असत्य है, ये गलत हो गया, ए सत्य है। ए और आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य नहीं है, दोनों ए एवं आर दोनों व्यक्तिगत नहीं। इसका सही उत्तर है 1 नंबर, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। हिंदी शिक्षण में श्रवण कौशल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक उपयुक्त ढूंढना है। श्रवण कौशल ध्वनियों को सुनने और शब्दों को पहचानने की क्षमता है, ये तो ठीक है। इसमें अर्थ ग्रहण करना आवश्यक नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। श्रवण कौशल ज्ञानोपार्जन के साथ साथ रचनात्मकता में कौशल बनाता है। श्रवण कौशल विद्यार्थियों में श्रुत सामग्री के अर्थ को ग्रहण करने की योग्यता विकसित करता है, यही सर्वाधिक उपयुक्त है। श्रवण कौशल ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण में निपुण बनाता है, ये भी ज्यादा ठीक नहीं है। कक्षा में शिक्षक द्वारा हिंदी शिक्षण के अंतर्गत ताजमहल की सुंदरता, देखो सुंदरता तो देखने में पता लगेगी ये सुंदर है, प्रकरण को पढ़ाते समय किस सहायक सामग्री से समझाना बेहतर एवं प्रभावी होगा? प्रदर्शनात्मक पत्र, फ्लैश कार्ड का यूज करें, श्यामपट द्वारा बताएं, वास्तविक पदार्थ द्वारा। देखिए, कोई भी चीज है उसको अगर मॉडल द्वारा दिखाएंगे तो वह सबसे ज्यादा प्रभावी होगी। अगर हम ताजमहल की सुंदरता को बताना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि ताजमहल का हमारे पास एक मॉडल हो और बच्चों को उसकी सुंदरता के बारे में प्रकरण को पढ़ाते समय उसका प्रयोग हम करें। निम्नलिखित में से कौन सा रूप गद्य पाठ के विभिन्न रूपों में से एक नहीं है?
देखिए, भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक और एक विवरणात्मक, ये चारों ही हैं। लेकिन संरचनात्मक जो है वो गद्य पाठ नहीं, बल्कि हम संरचनात्मक तरीके से व्याकरण के प्रकरण को जरूर समझते हैं। नाटक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? मौन वाचन की शिक्षा देना, ये तो नहीं है। अवसरा अनुकूल आचरण एवं बातचीत करना सिखाना, ये तो ठीक है। नाटक के संवादों को बच्चे जब अपने व्यवहारिक में जीवन में लाएंगे, तो वो अवसर को देख करके अपना आचरण करेंगे और बातचीत में भी वैसे लहजे में, वैसी शैली में उनका प्रयोग करेंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का ज्ञान देना नाटक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। और भावाभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये ठीक है। इसका मतलब ख, ब और द ठीक है। ब और द, केवल ब और द, ये इसका सही उत्तर है। बस ये 150 प्रश्न में से हमने व्याकरण और शिक्षण विधियों के लगभग 70 प्रश्न जो हैं वो हल किए हैं। आप सबको चयन की अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छा पेपर हुआ है, लेकिन फर्स्ट पेपर जिनका पार हुआ है उनके लिए और भी अधिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।